हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 कवर किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ये चैप्टर को वैसे भी 2 पार्ट में तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा और एक साथ तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी। क्लास 8 में तो इतना बड़ा चैप्टर था नहीं, अब क्लास 9 में आए हो, अचानक से इतना ज्यादा पढ़ोगे तो कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आराम से जाए, इसलिए हम चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे। पार्ट 1 कवर कर लिया है, आज वीडियो में हम चैप्टर को खत्म कर देंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देख कर आओ, फिर पार्ट 2 देखना। अगर पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बट थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए पार्ट 1 जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेल इंटीरियर पर छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसमें हमने सेल को ऊपर से पढ़ा था। बट हमको पता है, मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था कि जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीज होती है, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, रफ ईआर होता है, स्मूथ ईआर होता है। आप सोचोगे क्या क्या नए नए से नाम है, तो ये सब चीजें होती हैं। इन सब चीजों को हम डीपली पढ़ेंगे, अंदर से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल का इंटीरियर है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। दिख रहा होगा तुमको, ये हमारा न्यूक्लियस है। दूसरा कलर चूज करती हूँ। और ये हमारा न्यूक्लियस है जो सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है। यहाँ पे जेली लाइक, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मतलब बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बाहर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये होता है एनिमल सेल्स में। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। मैंने तुमको बताया था, क्योंकि प्लांट्स हमारी तरफ मूव नहीं कर सकते कि ठंड आ रही है तो छुप जाते हैं, कहीं पे गर्मी आ रही है तो लू से बच जाते हैं। तो प्लांट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मुझे कमेंट करके बताओ कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर मान लो तुम लोग पार्ट 2 ही देख रहे हो तो तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जानना चाहते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो बाहर की जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। कि सेमी फ्लूइड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल को अंदर से भरता है, उसको क्या कहते हैं? हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर बात करते हैं हम न्यूक्लियस की, तो कह रहा है कि द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। अभी इन सभी चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल में, और इस पे मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियोइड रीजन। जब हम डायग्राम देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो अभी कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लियोइड रीजन होता है। लेकिन न्यूक्लियस वेल डिफाइंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। वही हम अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो हमको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमको अच्छी तरीके से डिफाइन मिलता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, यानी कि न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो प्रॉपर हमको इसमें दिखाई देता है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक साइज में बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। भाई अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 10 to 100 माइक्रोमीटर का साइज का हो सकता है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात करें, आप सोचोगे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, तो सेल में जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं,
तो उनके आउटर पे मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये ऐसा मेम्ब्रेन इसलिए होता है ताकि कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह हो तो आपस में मिक्स ना हो जाए, आपस में रिएक्ट ना कर जाए। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, मेम्ब्रेन ऊपर से होती है जो कि एक दूसरे ऑर्गेनल से सेपरेट करके रखती है। ठीक है, तो वही कह रहा है अगर हम प्रोकैरियोटिक में बात करें तो उसमें एब्सेंट होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, क्योंकि ये यूकैरियोट थोड़ा एडवांस होता है इसलिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वही आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है, तो बैक्टीरिया किसके एग्जांपल होते हैं, प्रोकैरियोटिक के। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स और फंगी। ये किसके एग्जांपल होते हैं, आपके यूकैरियोटिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके बाद देखो हम डायग्राम भी देखेंगे। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये आपके प्लांट सेल का डायग्राम है और ये आपके एनिमल सेल का डायग्राम है। बट उसके पहले हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके बुक में आप देखोगे, एनसीईआरटी बुक में तो एक टेबल भी होगा कंपैरिजन वाला, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये वाली टेबल होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये भी पढ़ेंगे। तो पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। अब सेल वॉल क्या होता है, मैंने समझाया था कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है और बाहर हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल्स में होता है। लेकिन प्लांट्स में एक आउटर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर हम बात करें कि प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल, कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, रिजिड, यानी रिजिड मतलब होता है ठोस मजबूत। प्लांट सेल के पास क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट वेयर सॉरी एक सेकेंड। तो अगर प्लांट सेल है रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल के पास क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो कि प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। वेयर एज एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। अब बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही प्लांट में पाया जाता है। तो लिखा हुआ है कि प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। फॉर फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाता है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। बट दीज आर एब्सेंट इन एनिमल्स, और हमारे में नहीं होता है क्योंकि हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट हमें प्रेजेंट नहीं होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, इधर देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये हमारा वैक्यूल्स है। तो देखो प्लांट सेल में कितना बड़ा सा क्या है, वैक्यूल्स है। जबकि आप एनिमल में देखोगे तो एकदम छोटा सा साइड में पड़ा हुआ वैक्यूल है। तो वही कह रहा है कि देखो कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट सेल्स टिपिकली हैव वन लार्ज वैक्यूल्स, ये प्लांट सेल के पास एक बड़ा सा क्या होता है, परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं मे हैव सेवरल स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स और नॉन एट ऑल, ये एनिमल सेल के पास वही छोटा सा टेम्पररी सा कहीं साइड में पड़ा हुआ क्या होता है, वैक्यूल होता है। जबकि प्लांट के पास एक बड़ा सा क्या होता है, सेंटर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अगर हम शेप की बात करें तो कह रहा है कि ड्यू टू द सेल वॉल, कि प्लांट्स के पास क्या होते हैं, सेल वॉल होता है। तो प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप, कि प्लांट का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर होता है, जब कह रहा है कि एनिमल सेल्स आर यूजुअली इर्रेगुलर और राउंड, कि वही जो एनिमल सेल्स होता है या तो इर्रेगुलर होता है या तो फिर वो राउंड होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की पोजीशन की, तो कह रहा है कि इन प्लांट सेल्स द लार्ज वैक्यूल्स ऑफन पुश द न्यूक्लियस टू द साइड्स, क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस को धक्का मार के कहाँ कर देता है, साइड में। अब देखो इधर पे कि इतना बड़ा सा क्या प्रेजेंट है, इतना बड़ा सा वैक्यूल्स बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उसने न्यूक्लियस यहाँ कर दिया है, साइड में कर दिया है। लेकिन देखो एनिमल सेल्स में बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यूक्लियस पोजीशन, क्योंकि प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल है सेंटर में, तो जो कि क्या कर देता है, पुश कर देता है न्यूक्लियस को। और इन एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर, की एनिमल सेल्स में वो सेंटर में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये आपके बैक्टीरिया का डायग्राम है, मतलब बैक्टीरिया की सेल है। ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है और ये आपके एग्जाम में लेबलिंग करने को भी आ सकता है, कि डायग्राम बना बनाया रहेगा, आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, ऊपर ऊपर से लेबल करना रहेगा। ठीक है, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट देखो, ये आपका डीएनए, न्यूक्लियोइड, ये आपका राइबोसोम्स, ये आपका जो है पूरा लिक्विड सेमीफ्लूइड साइटोप्लाज्म, ये आपका बैक्टीरियल फ्लैगेलम है, यहाँ पे आपका सेल वॉल है जो कि बाहरी प्रेजेंट होता है, ये आपका अंदर वाला जो ये है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तो बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसके अंदर कुछ है नहीं। ये आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल देखो ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, थोड़ा साइड में सरक गया है क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बहुत ज्यादा बड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद आपका गोल्गी अपरेटस है, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपका सेल वॉल है जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है जबकि एनिमल्स में मौजूद नहीं होता है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में होता है, ये भी एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है जो कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो सब में प्रेजेंट होता है। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम SER बोलते हैं। ये सब आप टेंशन मत लो, ये हम आगे फुल में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका लाइजोसोम है, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछता है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RER बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में काफी कुछ है पढ़ने के लिए। एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, यानी कि SER यहाँ भी मौजूद है और SER यहाँ भी मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रियन है, वैक्यूल है, वैक्यूल इसमें भी है और वैक्यूल इसमें भी। अंतर क्या है, इसमें सेंट्रली लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें साइड में धक्का दे दिए, छोटा सा प्रेजेंट है। गोल्गी अपरेटस यहाँ प्रेजेंट है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट था और आपका लाइसोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट था। बात करते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सब चीजें हैं, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। इसको कैसे बनाते हैं, इनके सारे नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, तो आपके एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है तो बना लेना, और अगर लेबलिंग को आएगा तो भी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपैरिजन डिफरेंट। ये आपके एनसीईआरटी का टेबल है जिसमें कंपैरिजन करने को बोला है कि आप बैक्टीरिया सेल देखो, आप प्लांट सेल देखो, आप एनिमल सेल देखो, फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इनके बीच में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे सेल मेम्ब्रेन को लेकर। तो बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो तीनों चीज
चीजों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो आउटर लेयरिंग है और ये सभी सेल में क्या होती है, मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो आप मुझे खुद बताओ सेल वॉल किसमें होता है? सेल वॉल तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो हाँ बता दो तुम, सेल वॉल सिर्फ किसमें होता है? प्लांट सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में भी है, प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म भी क्या है? तीनों में क्या है? प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है जो कि सब में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है सिर्फ बैक्टीरिया में होगा और किस में होगा? आपके प्लांट सेल में होगा, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। फिर बात करते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की, कि अच्छे से न्यूक्लियस किसमें डिफाइन होता है? तो बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब बात करते हैं प्रीमेटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड, तो ये क्या है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इनके बाहरी में क्या होता है? मेम्ब्रेन होती है जो कि एक दूसरे को सेपरेट करके रखते हैं। तो वो किस में मौजूद होता है? बैक्टीरियल सेल में मौजूद नहीं होता है, प्लांट सेल में मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हाँ इसका आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक में इसको फिल भी कर देना, क्योंकि ये ब्लैंक एरिया है, ये फिल नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। यह आपके न्यूक्लियस का डायग्राम है। फिर देखो लिखा हुआ है द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एक्टिंग एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है यूकैरियोटिक सेल्स में, रेगुलेटिंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स डीएनए, इसके पास डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? क्रोमोसोम में और न्यूक्लियोलस में। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इज एसेंशियल फॉर हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के लिए और हेरिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये आपका जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, जो कि हमने पढ़ा था अभी कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, और ये है SER। तो दो टाइप का होता है। अब हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, या तो आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली इधर उधर मूव कर रहा होता है, या तो फिर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो फिर कहीं ना कहीं वो ER से कनेक्टेड होता है, अटैच होता है। फिर बात करते हैं इसके फंक्शंस की, काम क्या करता है राइबोसोम। तो कह रहा है कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। दे बिल्ड प्रोटीन यूजिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेते हुए ये प्रोटीन को बिल्ड करने का, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि प्रोटीन बनाते हैं। प्रेजेंट इन बोथ, ये दोनों प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं, मैंने बताया था कि रफ ER और SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि खुरदुरा होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, फैट्स को हम लिपिड्स कहते हैं, एंड सम हार्मोन्स। कह रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या करता है? सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है, प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है, और फैट्स और कुछ हार्मोन्स को भी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिफरेंस में कि जो रफ ER था और जो RER था, जो रफ ER था और जो स्मूथ ER था, इसका जो फंक्शन है वो क्या है?
और इसका अपीयरेंस यानी कि दिखता कैसे है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें देखो लिखा हुआ है कि रफ हैज अ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। उसका जो सरफेस होता है उसी पे क्या होते हैं, रफ राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रफ होता है नहीं खुरदरा होता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस, कि प्रोटीन को बनाता है और कुछ सिक्रीशंस करता है। ठीक है, एग्जांपल्स इन ग्लैंड सेल्स लाइक पैनक्रियाटिक सेल्स। और वही अगर हम बात करें स्मूथ ईआर की, तो लिखा हुआ है स्मूथ, नो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसके ऊपर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ होता है, ये रफ नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स, ये फैट्स को बनाता है, फैट्स को स्टोर करता है और हार्मोन्स को बनाता है और स्टोर करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी तो लिखा हुआ है गोल्गी अपरेटस का, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर की ये पैकेजिंग है और एक तरह शिपिंग सेंटर। आप इसको ऐसा पोस्ट ऑफिस भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मेड ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक चिपटे, फ्लैटेंड का मतलब क्या होता है, चपटा, और सैक मतलब क्या होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, चिपटा चिपटा सा फ्लैट, और एक दूसरे के ऊपर ऐसी क्या बनी होती है, एक लेयर सी ऐसे बनी होती है। कह रहा है फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले किसने देखा था, तो क्या लिखा है, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1898 बाय इटालियन साइंटिस्ट, की पहली बार 1898 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने देखा था, जिनका नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी, इन अ नर्व सेल्स ऑफ अ बैरन आउल, उल्लू की नर्व सेल में सबसे पहले इसको देखा था। कह रहा है फिर फंक्शनली लिंक टू द ईआर एंड सेल मेम्ब्रेन, कह रहा है कि पहले ये किससे लिंक होता है, ईआर से और सेल मेम्ब्रेन से। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे। सो गाइज हम पढ़ते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, गोल्गी अपरेटस का, कह रहा है कि थिंक ऑफ इट एज द पोस्ट ऑफिस, किसको आप समझो कि ये एक पोस्ट ऑफिस है। अब इसे पोस्ट ऑफिस क्या करता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती है और वो चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता है। तो वैसे ही कह रहा है कि थिंक ऑफ इट एज द पोस्ट ऑफिस, को आप पोस्ट ऑफिस समझो। कह रहा है कि ऑफ दिस सेल, ये हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है, पैकेजेस, ये पैकेज करता है यानी पैक करता है, एंड शिप्स मटेरियल्स टू द राइट डेस्टिनेशन, ये चीज़ों को रिसीव करता है, पैक करता है और मटेरियल्स उसको उसके मंजिल तक, राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो गोल्गी अपरेटस ओवरऑल बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे पढ़ते हैं, हम लाइसोसोम्स। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताती हूँ। जो लाइसोसोम होता है ना, उसको हम सुसाइडियल बैग भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है कि बताओ लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, तो आप बोलोगे इसलिए कहा जाता है कि जो लाइसोसोम्स होता है वो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, और जो कि कभी कभी लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल को खुद खा जाता है। तो क्योंकि वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, अपने ही सेल को खा जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडियल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ होता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडियल बैग, कि लाइसोसोम्स हम क्या कहते हैं, सुसाइडियल बैग कहते हैं, एज दिस सेल बिकॉज दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, दैट कैन डाइजेस्ट द सेल ओन्स कंपोनेंट, जो कि सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटायर सेल व्हेन डैमेज, और सेल आपका कंप्लीटली डैमेज जाता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडियल बैग के नाम से जानते हैं। ये खुद ही अपना आत्महत्या कर लेता है, खुद ही अपना क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अब आगे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
गाइस ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स है, मतलब हर टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर इतना बड़ा भी तो है। सोचो कल भी पढ़ाया था एक पार्ट, आज भी पढ़ा रही हूँ एक पार्ट, और इसके बाद तो मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। तो सोचो ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत संयम से, बहुत ध्यान से, आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी, थोड़ा ध्यान आराम से पढ़ोगे। एकाएक इतना सर पे बर्डन ले लोगे ना तो बहुत मुश्किल होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो ऊपर ये नाम लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, या फिर द पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। तो पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। अब कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज, कि जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो देखो लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और अदर मॉलिक्यूल्स का, फिर उसके बाद से मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है और स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपके एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। यानी कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और इसको हम द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल भी कहते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लो। तो मैं एग्जाम में इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये बात और एटीपी जो होती है वो हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है। यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो। और एक सवाल और, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो ये पूछा जाए कि आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इतने सारे छोटे छोटे प्रेजेंट होने के बजाय आपके शरीर में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो जाता, तब बोलोगे एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होने से 1000 छोटे छोटे बेहतर है, क्योंकि उनमें सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। आपके बुक पे डायग्राम है कि प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल्स, जिससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। वही बात है कि सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में, एंड सम एल्गी में, और कुछ एल्गी प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, ये खाना बनाने और उसको स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब प्लास्टिड्स के टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका फंक्शन और इसका पिगमेंट यानी काम क्या करता है और किस कलर का होता है हम वो पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कहता है कि फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, और पिगमेंट इसका यानी कि ये हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, कह रहा है कि गिव्स कलर टू द फ्रूट्स, जो हमारे पौधों में, जो हमारे पेड़ में फूल होते हैं रंग बिरंगे, फल होते हैं रंग बिरंगे, सारे जो होते हैं ना, इनका जिम्मेदार कौन होता है, इनका जिम्मेदार होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि इसका जो पिगमेंट होता है वो रेड, ऑरेंज, येलो किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो कह रहा है कि स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, और इसका कोई पिगमेंट यानी कि कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। ये 3 चीजें बेहद जरूरी है, इसका भी क्या ले लो स्क्रीनशॉट, मतलब पूरे नोट से क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं काम करूंगी ना
वन शॉट में ही जो पूरा नोट्स है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी एक स्लाइड बनाकर ना अपलोड कर दूंगी, जहाँ से अभी क्या हो रहा है ना, जिसमें मैं बीच बीच में मार्क कर दे रही हूँ या फिर मुझे हटना पड़ रहा है, तब तुम क्या ले रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो वहां पे मैं जब करूंगी तो पूरा एक स्लाइड ही होगा, उसमें मैं बीच में कहीं नहीं आऊंगी और ना ही कहीं मार्कर चलाऊंगी, तो पूरा वो क्लीन साफ सुथरा नोट्स होगा जो कि तुम ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन इसमें लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो हमको पता है कि वैक्यूल्स प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में भी, इसलिए एक बार हमको प्लांट का पढ़ना पड़ेगा, फिर एक बार हमको पढ़ना पड़ेगा एनिमल्स का। जब डायग्राम समझाया था तो दिखाया था ना कि प्लांट्स में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है और जो एनिमल्स में छोटा सा है, लेकिन है दोनों में। तो प्लांट में क्योंकि बड़ा सा है इसलिए प्लांट के बारे में थोड़ा बड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एनिमल्स में छोटा होता है तो एनिमल्स के बारे में हम छोटा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, कह रहा है कि यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, कि जो प्लांट्स होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल्स होता है, सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसके अराउंड में होता है, कह रहा है कि फिल्ड विथ अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक वाटरी फ्लूइड से फिल होता है जिसको क्या कहते हैं हम, सेल सैप कहते हैं। स्टोर्स वाटर, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, मिनरल्स को स्टोर करता है, शुगर को स्टोर करता है एंड वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करने का काम करता है। और अब इसमें दो चीज देखो, सबसे पहले जो आपके प्लांट्स होते हैं अपवर्ड होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, और दूसरा कंडीशन की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ सी जाती हैं ना, गिर जाती हैं। तो ये दोनों चीजें होती कैसे हैं, तो कह रहा है कि बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वैक्यूल लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करके रखता है। द वैक्यूल्स मेंटेन्स प्रेशर, ये जो वैक्यूल्स होता है वो प्रेशर मेंटेन करता है इनसाइड में, जिसकी वजह से जो सेल होते हैं कीप द प्लांट फर्म एंड अपराइट, और ये जो प्लांट होता है उसको फर्म और टाइटली और अपवर्ड की तरफ खड़ा करके रखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर है। लेकिन जब प्लांट को एनफ यानी कि पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, वैक्यूल्स लूज वाटर, की जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें से पानी लूज हो जाता है, जिसके चलते सेल्स बिकम लेस फर्म, और सेल लेस फर्म हो जाते हैं, और प्लांट विल्स, जो पत्तियां होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहा था ना मैंने क्योंकि एनिमल्स में छोटे मोटे प्रेजेंट होते हैं, तो एनिमल्स के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स आर प्रेजेंट बट मच स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, और क्या काम करते हैं, हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। अब आता है नेक्स्ट हेडलाइन जो आपकी एनसीईआरटी की हेडलाइन है, कि हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, कि जो नॉर्मली हमारे सेल्स होते हैं वो किस हिसाब से ग्रो करते हैं और कैसे वो डिवाइड करते हैं। क्योंकि सेल ग्रो करते हैं ना, जैसे मान लो कि मुझे चोट लग गई या फिर हमारा हेयर फॉल हो गया, तो वापस से वहां से हेयर आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं जल गई थी, ठीक है, तो वापस से अब यहाँ पे क्या आ रही है, स्किन आ रही है, मतलब मेरा सेल यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अभी कह रहा है कि हाउ डू सेल्स ग्रो, मतलब नॉर्मली सेल्स ग्रो कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर स्किन, जब तुमको तुम्हारे हाथ में कट लग जाता है, इट हील्स इन अ फ्यू डेज, जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। व्हेन हेयर फॉल्स, जब बाल झड़ते हैं तो नए हेयर की ग्रोथ भी हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज सेल इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस डेड और डैमेज सेल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जो डेड सेल्स है, जो डैमेज उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे बॉडी में होती हैं। सेल्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज, कि जो हमारा सेल होता है वो एक हद तक ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं बड़ा होते जाएगा इतना बड़ा सेल हो जाएगा। सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो डिवाइड होता है, रहता है, ग्रो करता रहता है। तो कह रहा है कि एक हद तक ही ग्रो करता है, उसके बाद जो सेल होते हैं वो नए सेल्स बनाते हैं। दिस इज हाउ आवर बॉडी ग्रो, ऐसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। अब सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कि सेल डिवीजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जो पहले से ही सेल होते हैं ना, जिस मान लो ये मेरा सेल है और ये उसके अंदर न्यूक्लियस है,
तो इसी सेल से क्या बनेगा, एक नया सेल क्या होगा, बनेगा, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बनता है जो कि ग्रो करने में, रिपेयर करने में, डैमेज को और टिश्यू को और रिप्रोडक्शन में क्या करता है, फायदा करता है। मतलब इसी वजह से हो पाता है सेल, क्योंकि डिवाइड करते हैं। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ये भी दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, VI लिख लो, VI का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि वन पेरेंट सेल्स जब दो में डिवाइड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और मियोसिस क्या कहते हैं कि जब वन पेरेंट सेल्स इवेंचुअली 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम उसे हम कहते हैं मियोसिस। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे जो लिखा हुआ है पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको नोट करनी चाहिए। कह रहा है इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में और इन प्लांट्स हम दोनों पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जब माइटोसिस मियोसिस होता है और ह्यूमंस में जब मियोसिस होता है, ठीक है। इवेंचुअली हम मियोसिस पढ़ेंगे। कह रहा है कि इन ह्यूमंस मियोसिस इन टेस्टिस, की मियोसिस कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस क्या होता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मेल्स के पास 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो कह रहा है कि मियोसिस होता है टेस्टिस में। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म, कह रहा है कि मेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस इन ओवरीज, ओवरीज किसके पास होती है, फीमेल्स के पास होती है, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। तो मियोसिस के जरिए ही जो मेल है वो टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल है वो ओवरीज में एग प्रोड्यूस कर पाती है। फिर कह रहा है कि इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में क्या होता है, कह रहा है कि मियोसिस इन एंथर्स। एंथर्स क्या होता है, ये आपका जो फ्लावर है ना, फ्लावर के मेल पार्ट को हम एंथर कहते हैं। कह रहा है कि मियोसिस की वजह से ही, मियोसिस जो सेल डिवीजन का एक टाइप है, तो मियोसिस की वजह से ही जो एंथर है, जो फ्लावर का आपका मेल पार्ट है, फॉर्म पोलन, ये क्या बनाता है, पोलन बनाता है। इसी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो जैसे कि मेल्स में जो ह्यूमंस के जो आदमी होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म, जिसकी वजह से आगे जाके प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है, रिप्रोडक्शन हो पाता है। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो मेल होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या फॉर्म करता है, पॉलन करता है इन ओवरीज। जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट है वो क्या करती है, फॉर्म एग सेल्स, वो क्या बनाती है, एग सेल्स को बनाती है। ये आपका स्पर्म है, ये एग में क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, और ये फीमेल की क्या है, ओवरी है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस इफ सेल डिवीजन गोज रॉन्ग, कि सेल क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, बट क्या हो जाए अगर सेल डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलत तरीके से सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो कह रहा है कि एरर इन माइटोसिस, अगर माइटोसिस में सेल डिवीजन गड़बड़ी होगी तब कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जिसके चलते ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर जो तुमने सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये ट्यूमर हो गया। ट्यूमर में क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं, बट अनकंट्रोल्ड वे में जब सेल डिवाइड हो गए, जो एक्स्ट्रा सेल है जो डिवाइड होकर बन गए हैं वही क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है। तो सो कितना खतरनाक, हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है और किसी के डिवीजन में हल्की सी गड़बड़ी इतना बड़ा हमको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर माइटोसिस में क्या हो जाए, एरर आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा जिसके चलते ट्यूमर हो जाएगा एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन सकते हैं। और अगर मियोसिस में एरर हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, रिड्यूस फर्टिलिटी, और हमारे फर्टिलिटी जो है वो भी क्या हो सकती है, रिड्यूस यानी कि कम हो सकती है। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। देखो लिखा हुआ है द सेल थ्योरी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। कह रहा है कि द क्लासिकल सेल थ्योरी, ये क्या है, कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये सारे जो जीव जंतु हैं वो किससे बने हुए हैं, तो ये सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग्स। ये जो सेल है उसी से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ
है और हमने देखा कि जो हमारे सेल्स हैं वो सारे बेसिस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल्स होते हैं अगर एक सेल से नया सेल बनना है तो वो पिछले वाले सेल से ही डिवाइड होकर बनता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा था माइटोसिस में और मियोसिस में। ये सेल कैसे डिवाइड हो रहा है? माइटोसिस में एक पेरेंट सेल है जो कि इवेंचुअली दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, और मियोसिस में क्या हो रहा है? एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होता है? आगे जनरेट होता है। दिस यूनिफाइज ऑल ऑफ बायोलॉजी, कह रहा है कि फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू सेल डिवीजन, कि ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, और ऐसे ही लाइफ की कंटिन्यूटी सेल डिवीजन के थ्रू चलती रहती है आगे। अब बात कर रहे हैं, ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर, कि जो सेल होते हैं वो क्या लगातार ग्रो करते रहते हैं? लगातार ग्रो करते रहेंगे, हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहेंगे? तो लिखा हुआ है नो, सेल ग्रोज एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे, कि जो सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन ना कंट्रोल्ड वे। दे इवेंचुअली डाई, वो इवेंचुअली मर जाते हैं व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, कि जब हमको उनकी जरूरत नहीं होती है तो वो सेल मर जाते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, के जब पुराने हो जाते हैं तो नए से रिप्लेस कर जाते हैं। एवरी सेल हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, कि सभी सेल की एक जिंदगी होती है, वो अपनी उसी हद तक ही क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कैंसर सेल लूज कंट्रोल एंड कीप डिवाइडिंग इनकंट्रोलेबली, कह रहा है कि अगर नॉर्मल सेल है तो वो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, बट एक हद तक करेगा, एक टाइम बाद मर जाएगा, और अगर पुराना हो जाएगा तो नए सेल क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। बट अगर खतरनाक तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एरर हो गया है, तो वही सेल कैंसर सेल बन जाते हैं, जो कि ग्रो कर करके क्या बना देते हैं? हमारे शरीर में कैंसर को पैदा कर देते हैं। तो ये आपको पूरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। मैं उम्मीद करती हूँ, मतलब ये तो पार्ट 2 था, पार्ट 1 अगर कंपेयर करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर कर दिया है। इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी चीज XYZ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको उसका एक नोट्स का एक स्लाइड दे दूंगी, एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें पूरे क्या होंगे? नोट्स होंगे। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट डाउन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। तो वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी टॉपिक समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है वो अपने क्लास में से शेयर कर देना, ताकि सबको पढ़ने में हेल्प मिल सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये चैप्टर नया आया है। ये मतलब चैप्टर तो खैर पुराना है, बट कई चीजें इसके अंदर क्या है? नहीं है। और ये अभी जो बुक है, बहुत से बच्चों के पास बुक भी नहीं है, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इसको शेयर कर दोगे तो वो आसानी से क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।